जय हिंद। आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे मूल अधिकार। जैसे कि मूल अधिकार क्या है, क्या इसकी परिभाषा है, कौन कौन से मूल अधिकार है, कौन कौन से अनुच्छेदों में इन मूल अधिकारों को दिया गया है, मूल अधिकारों की विशेषता क्या है, किस प्रकार इनको लागू किया जा सकता है, किन कारणों के कारण इनको हटाया जा सकता है। कहने का मतलब है यहाँ पर हम मूल अधिकार संबंधित पूर्ण रूप से देखने का प्रयास करेंगे। ये हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था पर क्लास नंबर जो कि 27 है, यानी कि इससे पहले हमने 26 भारतीय राज्य व्यवस्था पर क्लास से कर ली है। ये हमारी 27 नंबर क्लास है। इसलिए टॉपिक हमारा मूल अधिकार। तो देखें, हमारी कुछ दिनों से क्लासें नहीं हो पाई थी क्योंकि हमारी एग्जामें चल रही थी। अब वो एग्जामें कंप्लीट हो गई है, तो अब हमारी क्लासें कम रेगुलर रहेगी। तो इसके अंदर देखिए मूल अधिकार। तो मूल अधिकार के बारे में हमारे संविधान के अंदर चर्चा की गई है। तो हमारी जो संविधान है, संविधान का जो भाग नंबर 3 है, भाग नंबर 3 के अंदर जो कि मूल अधिकार संबंधित चर्चा की गई है। जो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। यानी कि अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों के संबंधित है, या कहें कि मूल अधिकार के बारे में अनुच्छेद नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 इनके अंदर मूल अधिकार दिए गए हैं। इसी के साथ हमारा जो मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार कहें कि अमेरिका के जो संविधान है इसे लिया गया है, या कहें कि भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकार अमेरिकी जो संविधान, अमेरिका यानी कि जो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, वहाँ पर एक देश है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे कहते हैं, या कहेंगे यूएसए कहते हैं। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इस संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो कि भारतीय जो मूल अधिकार है ये प्रभावित है, या कहें कि अमेरिका का जो संविधान है, इस अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार जो कि भारतीय संविधान में लिए गए हैं, भले ही उन अधिकारों के अंदर कुछ फेर बदल कर दिया गया हो, या कहें कि अमेरिका का जो संविधान है वहाँ पर जो मूल अधिकार है वो भारत के संविधान में लिए, लेकिन उनके अंदर कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया, थोड़ा बहुत बदलाव किया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान के अंदर जो मूल अधिकार है ये अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। इसी के साथ देखें कि जो भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान के अंदर जो मूल अधिकार है, इन मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 3 है, भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 3 है, इस भाग नंबर 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का सामान्य अर्थ होता है कि जैसे कि बहुत सारे अधिकार दे देना। किसी को यदि हम बहुत सारे अधिकार दे देते हैं तो उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, है ना। और ये भारतीय संविधान का भाग नंबर 3, भारतीय संविधान का भाग नंबर 3 भारतीय नागरिकों को बहुत सारे अधिकार दे देते हैं। भाग नंबर 3, भारतीय संविधान का भाग नंबर 3 भारत के नागरिकों को अनेक अधिकार दे देता है। इस कारण भाग नंबर 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी के साथ जो भारत का संविधान है, इस भारत के संविधान में मूल अधिकारों के बारे में विस्तार रूप से चर्चा की गई है। इतने विस्तार रूप से चर्चा की गई है मूल अधिकारों के बारे में, विश्व के किसी भी संविधान में इतने विस्तार रूप से मूल अधिकारों की चर्चा नहीं की गई है। यहाँ तक कि जो अमेरिका का संविधान है, इस अमेरिका के संविधान में भी मूल अधिकारों के बारे में इतनी विस्तार रूप से चर्चा नहीं की गई है। लेकिन जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के बारे में विस्तार रूप से चर्चा की गई है। इस कारण कहा जाता है कि जो भारतीय जो मूल अधिकार है ये विश्व के सबसे अधिक बड़े विस्तृत है, यानी कि विश्व के सबसे लंबे मूल अधिकार विस्तार रूप से चर्चा की गई है, वो भारत का संविधान के अंदर मूल अधिकार है। इसी के साथ कहें कि जो भारत है ना, भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है कि वो सभी नागरिकों को मूल अधिकार देगा। तो भारत का संविधान ये गारंटी देता है भारतीय नागरिकों को कि वो भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार दिलवाएगा। इसी के साथ ये मूल अधिकार है ना, जो कि सरकार को तानाशाही बनने से रोकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, ये मूल अधिकार नागरिकों को सरकार से बचाते हैं, या कहें कि ये मूल अधिकार सरकार के विरुद्ध है, या कहें कि सरकार जो कार्य करती है उन कार्यों को कहीं ना कहीं जो नागरिकों के मूल अधिकार है ये रोकने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार सरकार को तानाशाही बनने से रोकता है, या कहें कि सरकार पर कुछ लगाम लगाता है ये मूल अधिकार। इसी के साथ मूल अधिकारों को आखिर जो ये मूल अधिकार है, अधिकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन मात्र इन अधिकारों को ही मूल अधिकार क्यों कहा गया? तो इसका सामान्य सम्मति यह है कि
जो ये अधिकार है, जो मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को दिलाने की गारंटी संविधान देता है। संविधान कहता है, या कहें कि भारतीय नागरिकों को जो अधिकार है ये संविधान द्वारा दिए गए हैं, या कहें कि संविधान भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है ये मूल अधिकार दिलाने की। इसी के साथ कुछ के अनुसार कहा गया है कि जो ये मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार नागरिकों के लिए अति आवश्यक है, या कहें कि नागरिकों के विकास के लिए ये अधिकार अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इनको मूल अधिकार कहा जाता है। इसी के साथ देखें कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, या कहें कि 7 मूल अधिकार थे। भारतीय संविधान के अंदर मूल रूप से हम बात करें तो 7 मूल अधिकार थे। अब इन 7 मूल अधिकार की बात करें, जब संविधान बना तो इसके अंदर नागरिकों को 7 मूल अधिकार दिए गए, है ना। लेकिन जैसे कि समानता का अधिकार, कि सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है, समता का अधिकार जिसको कहते हैं। अब जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 14 है, 14 से लेकर अनुच्छेद नंबर 18 तक, जो कि ये समता का अधिकार दिया गया है। तो इन अधिकारों को पहले समझने से पहले हमको एक चीज़ समझना आवश्यक है कि जो राज्य की परिभाषा, जो मुख्य रूप से हम देखें तो भारत के जो मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से आरंभ होते हैं और अनुच्छेद नंबर 32 तक ये जाते हैं मूल अधिकार। लेकिन जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 12 है और अनुच्छेद नंबर 13 है, ये 12 और 13 भी मूल अधिकारों से संबंधित है। जैसे कि कहें कि जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 12 है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 12 है, इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है। अब जो राज्य का मतलब यहाँ पर क्या है? राज्य का एक तो कि हमारे देश के अंदर 28 राज्य हैं, लेकिन यहाँ पर राज्य का मतलब कुछ और है। जैसे कि सरकार को यहाँ पर राज्य कहा गया है, जैसे कि कहें कि संसद, कार्यपालिका, संसद के अंदर प्रधानमंत्री कह सकते हैं, राष्ट्रपति कह सकते हैं, उनके मंत्रिपरिषद कह सकते हैं। इसी के साथ कार्यकारी समिति, है ना। इसी के राज्य के अंदर कहें कि राज्यपाल हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है, वहाँ की कार्यकारी समिति हो सकती है, सिविल सर्वेंट हो सकते हैं। तो ये सरकार है, या कहें कि कहें कि राज्य का मतलब है कि जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, तो इस अनुच्छेद के अंदर कहा गया है, अनुच्छेद नंबर जो 12 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 12 है, इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 12 में कहा गया है कि इसके अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य यानी कि सरकार क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती है। तो इसमें कहीं ना कहीं भाई सरकार ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती है, तो कहीं ना कहीं ये नागरिकों से संबंधित है। संविधान में पहले कह दिया गया है कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर जो अनुच्छेद नंबर 12 है, ये अनुच्छेद नंबर 12 भी नागरिकों के मूल अधिकार संबंधित है। इसी के साथ जो अनुच्छेद नंबर 13 है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 13 है, इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 13 में कहा गया है कि यदि सरकार यानी कि राज्य सरकार भी हो सकती है, केंद्र सरकार भी हो सकती है ना। सरकार यानी कि संसद, यदि कोई संसद ऐसा कोई कानून बनाती है, कानून मतलब कोई कानून बनाई, अब वो कानून ऐसा है कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, या कहें कि नागरिकों के मौलिक अधिकार का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, या कहें कि सरकार ऐसा कानून बनाए जिसके द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार में कहीं कमी आए, या कहें कि नागरिकों के मौलिक अधिकार में कटौती हो, या कहें कि कहीं ना कहीं नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, तो अनुच्छेद नंबर 13 कहता है कि यदि सरकार ऐसा कोई कानून बनाए जिससे नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित हो, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये शक्ति है कि ये न्याय जो कि सरकार के जो ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद नंबर 13 ये सब कहता है कि यदि सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि जनता के हित में नहीं है, या कहें कि जनता के जो मौलिक अधिकार है इनको प्रभावित करती है, तो अनुच्छेद नंबर 13 जो कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देते हैं कि ये सरकार के द्वारा बनाया गया कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं, या कहें कि उनको कानून को रद्द कर सकते हैं। इसी के साथ ये अनुच्छेद नंबर 13 के अनुसार यदि राज्य ऐसा कानून बनाता है जिसके द्वारा नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित हो, तो न्यायालय उनको कहें कि जो कानून था उस कानून में बदलाव भी कर सकता है, जिसको कहा गया पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत यानी कि सरकार कोई कानून बनाती है, लेकिन अब इस कानून के अंदर कुछ तो अच्छी बातें, कुछ ऐसी बातें जो नागरिकों के मूल अधिकार को प्रभावित कर रहे हैं, तो न्यायालय जो
वो बातें हैं जो कि नागरिकों के मूल अधिकार को प्रभावित कर रहा है, तो न्यायालय उन बातों को हटा देता है। कहने का मतलब यह है कि राज्य है, यानी कि भारत सरकार कोई कानून बनाती है। अब एक कानून ऐसा है कि कुछ कानून तो इसके अंदर सही है, थोड़ा बहुत ये सही है और थोड़ा बहुत गलत है। थोड़ा बहुत तो नागरिकों के विकास के लिए है और थोड़ा बहुत ये कानून नागरिकों के मूल अधिकार को प्रभावित कर रहा है। तो न्यायालय को ये पावर दी गई है कि न्यायालय जो ये कानून है, इस कानून के अंदर संशोधन कर सकती है, जो वो नियम जो नागरिकों के मूल अधिकार को प्रभावित कर रहे हैं उनको ये हटा सकती है। इसी के साथ है ना, अब देखें हमारा जो मूल अधिकार है, हमारे मूल संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जैसे कहें समानता का अधिकार, कि भारत का सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है, समान नजरिए से देखा जाएगा। तो ये जो समानता का अधिकार है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक है। इसी के साथ स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान ने, स्वतंत्रता यानी कि सभी लोग स्वतंत्रता का अधिकार जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर 22 तक है। इसी के साथ शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा जो हमारा कहें कि जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि कोई किसी प्रकार का शोषण करता है तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 23 से लेकर 24 तक है, 23 से लेकर 24 तक है। इसी के साथ धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद जो कि हमारा मौलिक अधिकार चौथा मौलिक अधिकार है वो है धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी नागरिक किसी प्रकार का धर्म अपना सकता है। तो ये धर्म की स्वतंत्रता संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर ये 28 तक है। इसी के साथ देखें कि सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 29 से लेकर 30 तक है। इसी के साथ संपत्ति का अधिकार जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 31 के अंदर है। इसी के साथ संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहने का मतलब है कि समानता का अधिकार, कि सभी नागरिकों को समान नज़रिए से देखा जाएगा, समानता, किसी के पास किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये सा कुछ इसके अपवाद ही है, जैसे कि कुछ पिछड़े हुए वर्ग को सरकार कुछ विशेष आरक्षण देती है ना, तो वो अलग बात है। लेकिन समता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक है। इसी के साथ स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर 22 तक है। इसी के साथ शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि किसी प्रकार का किसी से शोषण नहीं किया जा सकता, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 23 से लेकर 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 तक है। इसी के साथ संस्कृति और शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 29 से लेकर 30 तक है। इसी के साथ संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 31 के अंदर है। इसी के साथ संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि यदि नागरिकों के किसी भी मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है तो वो नागरिक के सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है ना, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और अपने मौलिक अधिकारों को बचा सकता है। तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार। लेकिन जो अब ये संपत्ति का अधिकार है, इस संपत्ति का अधिकार को जो कि 44वां संविधान में संशोधन किया गया, संविधान के अंदर 44वां संविधान संशोधन किया गया, संविधान के अंदर 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में संविधान का 44वां संशोधन किया गया। 44वां संविधान संशोधन करके जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का जो मूल अधिकार था, इस संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर अनुच्छेद नंबर 300 में एक सामान्य कानून बना दिया गया। पहले जो कि भारतीय संविधान के अंदर 7 मूल अधिकार था, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है, इस संपत्ति का अधिकार को जो कि 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसके द्वारा हटाकर अनुच्छेद नंबर 300 के अंदर एक सामान्य कानून बना दिया गया। अब इसके साथ देखिए कि मूल अधिकार है, जो भारतीय संविधान के मूल अधिकार है, इस मूल अधिकारों की कुछ विशेषताएं भी है। अब विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि जो भारत के मूल अधिकार है, कि नागरिकों को मूल अधिकार दिया गया है ना, तो सभी मूल अधिकार है ये भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। इसी के साथ कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो कि विदेशी भारत के अंदर आता है, उनको भी कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। यानी कि जो हमारे जो मूल अधिकार है, इन मूल अधिकारों में से कुछ मूल अधिकार तो भारतीय नागरिकों के है ना, और कुछ मूल अधिकार जो कि कहें कि विदेशियों के पास भी है। इसी के साथ जो ये मूल अधिकार है, जो नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, ये असीमित नहीं है।
यानी कि सरकार कहें कि आपातकाल के समय इनकी सीमा निर्धारित कर सकती है, या कहें कि ऐसा नहीं है कि ये मूल अधिकार दे दिए गए तो हम ऐसे ही रहेंगे, जैसे कि आपातकाल लगता है तो सरकार मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। इसी के साथ अब जो ये मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक मध्य संतुलन बनाए रखती है। यानी कि मूल अधिकार है, मेरा मूल अधिकार है कि मैं मूल अधिकार दिए गए हैं मेरे को, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे मूल अधिकार के फायदे उठाने के चक्कर में किसी दूसरे का नुकसान करूं। सर, मूल अधिकार में कहा गया है कि आप अपने जो अधिकार है इसका खूब फायदा उठाओ, लेकिन आपके मूल अधिकार की वजह से किसी दूसरे का जो अधिकार का हनन ना हो, है ना। तो जो ये मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक संतुलन बनाए रखती है। इसी के साथ अब जो मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार सरकार के विरुद्ध है। सरकार के विरुद्ध कैसे हैं? क्योंकि ये मूल अधिकार सरकार को कुछ कार्य करने से रोकते हैं, क्योंकि सरकार कुछ कानून यदि बनाती है, उस कानून से यदि नागरिकों के मूल अधिकार कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं या कहीं कि उनका हनन होता है, तो वो न्यायालय उन मूल अधिकारों को कहें कि रद्द कर सकता है। तो ज़्यादातर जो मूल अधिकार होते हैं ये सरकार के विरुद्ध होते हैं। इसी के साथ इन्हें पाने के लिए यदि कोई नागरिक है, किसी नागरिक का यदि मूल अधिकार का हनन हो रहा है या कहीं किसी नागरिक के मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है बिना किसी रोक टोक के, और सर्वोच्च न्यायालय उसकी बातों को सुनेगा। इसी के साथ अब जो ये मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये स्थायी है। स्थायी क्यों नहीं है? क्योंकि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है देश के अंदर, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर अनुच्छेद नंबर 20 और अनुच्छेद नंबर 21, अनुच्छेद नंबर 20 और अनुच्छेद नंबर 21 को छोड़कर, अनुच्छेद नंबर 20 और अनुच्छेद नंबर 21 को छोड़कर सभी प्रकार के जो मूल अधिकार है ये निलंबित हो जाते हैं। इसी के साथ कि कुछ नागरिक ऐसे हैं या कहेंगे कुछ सेवक ऐसे हैं जिनको मूल अधिकार प्रतिबंध किए गए हैं, जैसे कहें सशस्त्र बल, सशस्त्र यानी कि सेना, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक, पुलिस बल यानी पुलिस, इसी के साथ जो गुप्तचर जो किसी दूसरे देश में जाते हैं गुप्तचरी करने के लिए, और अन्य संस्थाओं के द्वारा, यानी कि जो सरकार की जो कहें कि संस्थाओं में शामिल है, सेवा कर रहे हैं, उनके मूल अधिकार प्रतिबंध, यानी जैसे कि सेना है, सेना के जो जवान होते हैं उनके मूल अधिकार जो कि सरकार के द्वारा कुछ प्रतिबंध होते हैं। ये देखिए, जैसे कि जवान कोई किसी प्रकार का संगठन नहीं बना सकते, क्योंकि यदि संगठन बना रहे तो देश के लिए उसको खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसी के साथ यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया कि मूल अधिकार से संबंधित है, तो यहाँ पर हमने केवल मूल अधिकार को मोटे मोटे रूप से देखा, लेकिन अब हमारी जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम देखेंगे समता का जो मूल अधिकार है, इसको विस्तार रूप से देखेंगे, अलग टॉपिक है। इसी के साथ समानता का मूल अधिकार, इसको विस्तार रूप से देखेंगे। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसको विस्तार रूप से देखेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर हमने एक मोटे रूप से देखने का प्रयास किया। यदि आप किसी छोटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन एक हाई लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको आवश्यक है इनको बारीकी से समझें। बारीकी से मतलब कि कहीं ना कहीं तो यहाँ पर कहा गया है कि समानता का अधिकार, देखो समानता का अधिकार यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद नंबर 14 से 18 में, लेकिन इसी के अंदर कहा गया है कि जैसे कि कुछ जातियाँ हैं उनको आरक्षण दिया गया है, तो कुछ जातियों को आरक्षण दिया गया है, तो वहाँ पर समानता कैसे हुई, तो इनके हम समझेंगे। जो हमारा अगली क्लास होगी उसके बारे में विस्तार रूप से जानने का प्रयास करेंगे। यदि आपको लगा कि इससे कुछ जानकारी आपको मिली है तो इसको एक लाइक करने से फायदा ये होता है कि यूट्यूब हमारे वीडियो को नए लोगों के पास सजेस्ट करता है। इसी के साथ टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम लक्ष्य साथी है, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर ये सबको नोट्स के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ लक्ष्य साथी हमारा इंस्टाग्राम ID है, उससे चाहे तो आप जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं, जय हिंद।